Hello everyone and welcome to Pendulum EDU, and here in this session we are back as I have promised you that we will cover the entire crash course with you. We will cover all the topics that are needed to हम उस promise के साथ we are here and we are going to keep our promise. So this is for CGL Tier 2. This is Sentence Improvement Session 4. हम 3 सेशंस ऑलरेडी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के टॉपिक पे कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने आपको जनरली या कॉमनली आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं और हमने कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी देखे हैं. तो जिन्होंने वो सेशंस नहीं अटेंड किए हैं वो या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं या फिर लिंक जो डिस्प्ले हो रहा है ऊपर, आप वहाँ से भी सेशंस को जाकर ऑप्ट कर सकते हैं. Now here, this is session 4 and without wasting time, let's get started and let's crack the exam. Now for today, for session 4, we have the very first concept of as. I'm going to train you or I'm going to tell you about the use of as और किस तरह से जो है या एरर आप कह सकते हो. देखो भाई, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इज़ लाइक एन एरर ओनली. सेंटेंस में एरर स्पॉटिंग में क्या होता है, आपको एरर पिक करनी होती है. सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में सेंटेंस में एरर तो है, आपको सही चीज़ भी बतानी है. तो एरर ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है. किस तरह से एरर बेस्ड क्वेश्चंस एज ये वर्ड है इसके बेसिस पर पूछा जाता है वो देखते हैं. अब ये वर्ड काफ़ी लोग सिंपल कह देते हैं कि भाई ये एडवर्ब है. जी ये एडवर्ब तो है, लेकिन ये एडवर्ब के साथ साथ और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर सकता है. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट कोटिंग इट इन वन साइड, हम इसको एक काम करते हैं, इसको देखते हैं, इसका इस्तेमाल देखते हैं और फिर इस पर बेस्ड एरर्स देखते हैं. ऑलराइट, नाउ इफ आई आस्क यू for as, so the very first usage will be as an adverb, as an adverb. Now when I say as an adverb, this is something that qualifies any action word, that is verb. तो भाई adverb क्या होता है, मैंने कहा qualify करता है action word को, किसी verb को qualify करता है. और as के बाद adjective आता है, adverb या फिर much या many, तो followed by जैसे as many as much, okay, और as fast as quickly as closely और as commonly. So या तो as fast या as quick adjective आ जाए, उसके बाद या तो वो follow होगा adverb से या फिर much या many आ रहा होगा उसके बाद. तो as जब आप adverb की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि as के बाद कोई adjective हो सकता है, कोई adverb हो सकता है या much और many जैसे words हो सकते हैं. alright, much और many भी adjective ही हैं, so there is no confusion or question mark to think about. कोई ऐसे एकदम चौंक जाने की बात नहीं है कि adjective आता ही है as के बाद. Now giving an example, teak wood is cheaper than shishan, but it's not as strong as strong. Strong क्या है, adjective. कहते हैं कि teak wood शीशम से cheaper तो होती है but उसके जैसी strong तो नहीं होती. Obviously शीशम is stronger as compared to teak wood. तो यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने सेंटेंस में इसको यूज़ किया, इस एडवर्ब को as को, उसके बाद क्या आ रहा है, एडजेक्टिव. तो एक बात आपने यहाँ पे नोट की कि एडवर्ब एडजेक्टिव्स को भी क्वालिफाई कर सकते हैं, और ये मैंने आपको क्लास 3 में बताया था सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की, जब हमने एडवर्ब पर बेस्ड कुछ चीज़ें पढ़ी थी. सो बी अप विद इट. सो इसको और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं. एक और यूज़ देखेंगे एज का, बट फिर से मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ कि एज एक एडवर्ब की तरह अगर सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो इस पैटर्न से यूज़ होता है, जो ये पैटर्न अभी मैंने आपको लिख के दिया. अभी दूसरी चीज़, अगर एज अ कंजंक्शन आता है, इसको हम कंजंक्शन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. कंजंक्शन मतलब क्या हो गया, को जॉइनिंग, मतलब आप किन्हीं चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. जब आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कंजंक्शन का काम ही होता है किसी चीज़ों को आपस में जोड़ना.
कनेक्टिंग टू क्लॉजेस, अगर आप सेंटेंस में दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं एज के मदद से, तो उस समय वो एक कंजंक्शन का काम कर रहा होगा सेंटेंस में, ना कि एडवर्ब। एडवर्ब की तरह तो एज तब काम करता है जब उसके बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर मच, मैनी जैसे वर्ड्स हो। अब कंजंक्शन के तौर पे देखिएगा एग्जाम्पल, एज आई वॉज लीविंग द फोन रैंग, एज आई वॉज लीविंग द फोन रैंग, दो सेंटेंस, दो एक्शंस हैं, फोन बजा और मैं जा रही थी, तो जैसे ही मैं घर से निकल रही थी मेरा फोन बजा। तो जब आपको ऐसी बात बोलनी है तो आप क्या कहेंगे, एज आई वॉज लीविंग, एज आई वॉज रीडिंग, एज आई वॉज, ये क्या है, वाइल, व्हेन, ऐसे ही चीज़ों हम उनको यूज़ करते हैं सेंटेंस जोड़ने के लिए, हम एज का भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ कंजंक्शन। सो एज आई वॉज लीविंग द फोन रैंग, the results were not, okay, this is second example, this is example 2, this is example 1. The results were not as bad as I had expected, as bad as I had expected। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप मुझे क्विकली कमेंट करके बताइए कि as यहाँ पर कंजंक्शन की तरह आया हुआ है या एडवर्ब की तरह आया हुआ है। क्विकली लेट मी नो, कमेंट करके बताइए क्विकली इन 2 seconds, 1 and 2। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो as जो है एडवर्ब की तरह आया हुआ है। ये देखिए ये क्या है, एडजेक्टिव, बीच में क्या है, एडजेक्टिव। तो ये जो as फ्रेज है यहाँ बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों आ सकते हैं। ऑलराइट, आप दोनों को इन सेंटर में यूज कर सकते हैं, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, आप चाहें तो वहाँ एडवर्ब भी आ सकता है। सो यहाँ पॉइंट नोटिस करने वाली बात यह है कि कंजंक्शन के तरह तौर पर दो क्लॉजेस को जोड़ेगा, एडवर्ब के तौर पे एडजेक्टिव या कोई और वर्ड को उसके साथ अटैच कर लेगा। अब देखते हैं इस पर बेस्ड एरर्स आते कैसे। ये CGL 2019 का क्वेश्चन है और देखिएगा एज पर बेस्ड कैसा क्वेश्चन आया था पेपर में। Frost occurs in the northern part of the state as frequently than in the central part। अब मुझे एक बात बताइए, as frequently than in the central part, भाई northern part और central part, तो मैं फ्रॉस्ट जो आई, फ्रॉस्ट क्या होती है, जो बर्फ की हम बात करें, तो फ्रॉस्ट जो आई वो नॉर्दर्न पार्ट में और सेंट्रल पार्ट में कितना फ्रीक्वेंट है, कहाँ पर, नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट में कंपैरिजन बता रही हूँ। और एज जो है वो कंपैरिजन बताने के लिए तो नहीं होता है, कंपैरिजन बताने के लिए भी अगर होता है तो फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट से एज स्ट्रोंगर एज, as strong as। Now when I use this, see in the last phrase only, the results were not as bad as I had expected। तो यहाँ कंपैरिजन इनडायरेक्ट फॉर्म में हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट में कंपैरिजन कर रही हूँ तो मुझे फ्रीक्वेंटली के लिए यहाँ पर एज की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर लिखना होगा मोर फ्रीक्वेंटली देन इन द सेंट्रल पार्ट। जो अकर होती है ना, अकर, सो इट अकर्स, द फ्रॉस्ट अकर्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्टेट more frequently than in the central। Can I say as frequently as in the central part of the state? But I don't have as frequently as, मेरे पास as frequently as option है ही नहीं, तो मैं भले ही बीच में adverb use करके as frequently as, मतलब जितना सेंट्रल पार्ट में होती है उतना ही नॉर्दर्न पार्ट में होती है, इसका मतलब होगा ये जितना सेंट्रल पार्ट में उतना, लेकिन मेरे पास ऑप्शंस नहीं है तो मैं इसको इस्तेमाल करके कंपैरिजन स्टेट नहीं कर सकती। और एज और दैन बीच में एडजेक्टिव यूज करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं वर्ब को क्वालिफाई करा रही हूँ, तो मुझे एडवर्ब ही चाहिए होगा। सो करेक्ट स्टेटमेंट होगी मोर फ्रीक्वेंटली एज, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन, देखो 2019 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी रहा, बट क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए हम इतना टाइम लगा रहे हैं। जब आप खुद करते हैं तो सेंटेंस को पढ़िए, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड कीजिए, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का तो बेस्ट पार्ट होता है कि आप जो अंडरलाइन पार्ट है
उसको फोकस तरीके से पढ़िए और उसका फॉर्मर और थोड़ा सा लैटर पार्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। अंडरस्टैंड भी नहीं, साथ में पढ़िए। एक फ्लो में जब आप पढ़ते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाता है फिर अंडरस्टैंड करने के लिए। ऑलराइट, मूविंग अहेड, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। दे नीड टू बी एज क्विक दैन द लाइट। भाई कहते हैं उनको लाइट के जैसा तेज होने की जरूरत है, तो जितनी तेज लाइट है उतना ही तेज उनको होना है। तो एज क्विक एज और एज फास्ट एज प्रॉम्प्ट एज लाइट। तो यहाँ पर एज और एज की जरूरत है, तो क्या हमारे पास है? यस, एज क्विक एज। मोर क्विक एज नहीं करना, कि क्विक के लिए जो कंपेरेटिव होता है वो क्विकर होता है, तो मोर क्विक यूज करना तो एनीवेज गलत होगा। सो इट विल बी एज क्विक एज द लाइट। ओके, नाउ सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वाज द यूज ऑफ एज, और उस पर बेस्ड किस तरह से एरर आते। देखते हैं एक और क्वेश्चन है हमारे पास। जी नहीं, कोई बात नहीं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैंने तो देखा है कि इस पर बेस्ड न्यूमरस क्वेश्चंस आपको पूछे जाने लगे हैं और पूछे जाते हैं। कहने का मतलब है कि whenever I see that in any set of paper, whether it's for banking, SSC or any competitive exam, इस पर बेस्ड एरर तो बनती ही है, आती ही है। सो देयर इज नो डाउट कि आप इसको डीपली स्टडी करें। देखिए कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रेपोजिशन, टेंसेस, ये तीन तो आपको इतने प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन पर बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चंस जो एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, क्लोज, वो इन पर बेस्ड होते हैं। आप खुद भी देखिए, अगर आप कभी एनालिसिस करते हैं, नहीं करते तो कोई बात नहीं, हमने की हुई है, हम अपने एनालिसिस से आपको बता रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, प्रेपोजिशन हो गया और टेंस, इन पर बेस्ड मेजॉरिटी एरर्स आते हैं। तो आप भी इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आज हम जो SSC CGL Tier 2 के पर्पज से बात करें, इसलिए मेरा फोकस अभी है प्रेपोजिशन पर, क्योंकि प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत बहुत पूछे जाते हैं। देखिए क्या होता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में उन्होंने एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लिया और उसको अंडरलाइन कर दिया। प्रेपोजिशनल फ्रेज में प्रेपोजिशन जो इस्तेमाल की गई है वही गलत है। अब जो फ्रेज में प्रेपोजिशन होनी चाहिए वो नहीं है, तो ऑब्वियस है कि वो गलत है, आपको उसका सही बात बताना होगा। सो सिमिलरली हियर वी आर गोइंग टू हैव अ नोट ऑफ इट। ओके, देखिए द एरर्स बेस्ड ऑन प्रेपोजिशंस आर आस्क्ड इन टू वेज। दो तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं प्रेपोजिशन, दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार क्या हैं? पहला प्रकार है इंडिविजुअल प्रेपोजिशंस। भाई इंडिविजुअल प्रेपोजिशंस हो गए, उन पर बेस्ड, भाई हो सकता है कि इन के जगह पे बाय आ गया, बाय के जगह पे एट आ गया। आपको याद होगा मैंने एरर स्पॉटिंग के भी सेशन 2 और 3 में आपको ये इंडिविजुअल प्रेपोजिशंस के एरर्स पढ़ाई थे, जिसमें मैंने आपको इन ऑन, एट, बाय, विद, सिंस, फॉर, बिटवीन, अमंग, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियरली समझाए थे। तो आप वहाँ पर जाकर तुरंत एरर स्पॉटिंग 2 और 3 में आप देखेंगे। ऑलराइट, और आपको वहाँ पर ये प्रेपोजिशनल जो कॉमन प्रेपोजिशंस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर इंडिविजुअल प्रेपोजिशन का एरर तो आता ही है, और आप सबको बहुत क्लियरली याद भी होगा कि इन, ऑन, एट मैंने टेबल के थ्रू आपको कराया था। टाइम वर्ड, प्लेस वर्ड या लोकेशन वर्ड मैंने बाय विद बताया था। आई टोल्ड यू अबाउट सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर भी मैंने आपको टेबल के जरिए बताई थी। सो पॉइंट मेरा ये नहीं था कि भाई इन कैसे यूज़ करना है, ऑन। मेरा मतलब था कि अगर इन के जगह ऑन आता है, ऑन के जगह इन, तो आप कितनी ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सेकेंड्स। इसलिए मैं कभी भी आपको इस तरह से नहीं पढ़ाती हूँ कि चलिए इन का यूज़ पढ़ते हैं या ऑन का। जी नहीं, दैट्स नॉट नीडेड गाइस, दैट्स नॉट नीडेड एट ऑल। वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर वर्दी, दैट आर वैल्यूएबल।
ओके, सो हम उनकी बात कर रहे हैं आपके साथ। यही कारण है कि मैं CGL SSC CGL Tier 2 का जो क्रैश कोर्स लाई हूँ उसमें आपको नाउन प्रोनाउन ऐसे क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ कि चलिए नाउन से शुरू करते हैं या प्रोनाउन से शुरू करते हैं। कारण यही है, हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं जो कि एक्चुअली बेनिफिशियल है, विच इज़ नीडेड फॉर योर एग्जामिनेशन, जो ज़्यादातर पूछी जाती है, जिसका ज़्यादा वेटेज है। इसलिए मैं आपको इस बारी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट वाइज आपको पढ़ा रही हूँ। कॉन्सेप्ट वाइज ये एनालिसिस है हमारा कि कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप पढ़ेंगे तो आप फेल होंगे, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है तो आप उस पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। सो आज का जो फोकस है, अब चलिए फोकस करते हैं प्रेपोजिशन पर। मैंने कहा इंडिविजुअल प्रेपोजिशन आपको पूछी जा सकती है, साथ के साथ सेकेंड इज द यूज ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस पूछे जा सकते हैं। अब मैंने आपको कहा प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्या हो गए, वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन है, नाउन के साथ कोई प्रेपोजिशन है, ठीक है, कोई एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस बन जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर गलत प्रेपोजिशन अगर इस्तेमाल कर देंगे तो वो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह से एरर आती है। देखो मैंने साफ लिखा है, द प्लेसमेंट ऑफ इनअप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन इज मेड। प्रेपोजिशन ही गलत इस्तेमाल की जाती है और उसी का एरर आपको आता है। अब देखिए लर्नर्स, यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेजेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कॉमनली आज तो मैं आपको बता ही रही हूँ, मैं आपको अभी जो जनरली आपको CGL के पेपर में पूछे जाते हैं वो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस तो मैं आपको बता ही रही हूँ। साथ के साथ मैं आपको और भी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस पूरे क्रैश कोर्स में करा चुकी हूँ। बहुत अब तक हमने बहुत सारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस देख लिए हैं और मैं एम्फसाइज भी करती हूँ उन सारे नोट पॉइंट्स पर। तो आप भी उस जितने भी सेशंस आप जब कर रहे हैं तो अपनी नोटबुक साथ में रख के बैठिए, जस्ट कीप जॉटिंग इट डाउन। ओके, ना मूविंग अहेड मैं आपको दिखाती हूँ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो है वो है फॉर इंस्टेंस एंड इन माय ओपिनियन। इस पर बेस 2019 में ही एरर आ चुकी है। ओके, 2019 की अगर मैं बात करूँ तो एरर आ चुकी है। 2018 में इन माय ओपिनियन को ऑन माय ओपिनियन लिखा था। तो अगर आप देखो तो रिपीटेटिव भी होता है। SSC में जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, एक वो भी बहुत बड़ी की है, चाहे वो CGL हो, चाहे वो CHSL हो, MTS हो, तो वो पेपर जो हैं वो भी रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं SSC में। तो ये ट्रैक रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इनको प्रैक्टिस आराम से करने की ज़रूरत है। अब फॉर इंस्टेंस की जगह लिख देते हैं फ्रॉम इंस्टेंस, बाय इंस्टेंस, तो भाई वो भी गलत है। आपको प्रेपोजिशन तो सही इस्तेमाल करनी होगी, आपको फ्रेजेस पता होने चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, एट द मोमेंट। मैंने कितने लोगों को देखा है इन द मोमेंट, इन द टाइम, इन दैट टाइम। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट भी टाइम की बात कर रहे हैं कि उस समय, तो उस समय ऐसा हुआ था, तो उस समय ऐसा हुआ था, मैं इन दैट टाइम क्यों कहूँगी, एट दैट टाइम, बिकॉज मैं तो पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो मुझे एट दैट टाइम का यूसेज करना है, नॉट इन दैट टाइम। इन दैट टाइम पीरियड मैं कह सकती हूँ उस समय के काल में, लेकिन उस समय तो वो एट दैट टाइम होता है। तो ये भी एक कॉमन, बहुत ही कॉमन एरर है। प्लीज मेक नोट ऑफ दिस। इसकी गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। एट द 11th आवर। अब यहाँ देखिए ये एक ईडियम है, ये एक ईडियम है, लेकिन ये प्रेपोजिशनल फ्रेज का हिस्सा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एट और प्रेपोजिशन और साथ में हमारे पास हमारा नाउन सब्जेक्ट भी है आवर। ना एट द 11th आवर का मतलब क्विकली कमेंट करके बताइए, बहुत ही इजी ईडियम है। क्विकली एक बार कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए। 1 2 3। यस, द करेक्ट आंसर इज एट द लास्ट मोमेंट। भाई एट 11th आवर मतलब बिल्कुल अंतिम समय पे आप कोई काम करते हो या कोई बात कहते हो, तो दैट इज एट द 11th आवर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंट फ्रॉम एंड एडिक्टेड टू। भाई प्रिवेंट के साथ तो फ्रॉम ही आता है और आगे ING फॉर्म, इसकी एरर भी आती है। तो प्रिवेंट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन, फ्रॉम। जैसे डिस्क्रिमिनेट के साथ अगेंस्ट, मैंने लास्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस किया था सेशन 3 में।
सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के, राइट। सो यहाँ प्रिवेंट के साथ एक पॉइंट तो ये है कि प्रेपोजिशन जो यूज होती है वो होती है फ्रॉम, बिल्कुल करेक्ट बात है। इसके साथ साथ यहाँ पर वर्ब जो है वो आईएनजी वर्ब आता है, तो गलती से भी प्रिवेंट फ्रॉम ईट, प्रिवेंट फ्रॉम ईटन ना करें। प्रिवेंट फ्रॉम ईटिंग, प्रिवेंट फ्रॉम डाइंग, प्रिवेंट फ्रॉम सर्वाइविंग, प्रिवेंट फ्रॉम स्टडिंग, प्रिवेंट, सो आईएनजी फॉर्म आता है। My brother prevented me from hiding behind the door. Okay, so after this, generally after from, prevent from छोड़ दीजिए, from के बाद ing फॉर्म ही आता है वर्ब का, यही कारण है कि यहाँ भी ing फॉर्म आएगा। Addicted to, अब ये एक मेरा तो बहुत ही फेवरेट फ्रेज है। रीजन ये है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन का पार्ट है। बट टू के बाद यूजुअली तो फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, और मैंने आपको इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है एरर स्पॉटिंग में। 2 + V1 ये जो वर्ब फॉर्म है, वर्ब फॉर्म्स में भी पढ़ाया है मैंने आपको, तो प्लीज़ इसको रिवाइज कर लीजिए। अब मैं आपको क्विक एक रिकैप देती हूँ कि 2 के साथ जनरली फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, बट अडिक्टेड टू एक ऐसा एक्सेप्शनल फ्रेज है जो अपने साथ आईएनजी फॉर्म लेता है। I am addicted to training, I am addicted to teaching English। मैं कभी ये नहीं कहूँगी I am addicted to teaching, I am addicted to teach English, that's wrong। I am addicted to teaching English। So addicted to exceptional phrase है, और ऐसे ही exceptional phrase हम सेशंस में कर चुके हैं। एरर स्पॉटिंग के सेशन में मैंने आपको बताया है इन्फिनेटिव के कॉन्सेप्ट में, जहाँ मैंने आपको बताया था कि लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, अकस्टम टू, अडिक्टेड टू, बी यूज टू, इन सब के साथ टू भले ही अटैच है लेकिन आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की, ना कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये जो पॉइंट है अडिक्टेड टू, ये भी वहीं से आया है। अडिक्ट के साथ पहली चीज प्रेपोजिशन कौन सी लगानी है, टू। दूसरी चीज अगर वर्ब आगे है उसके तो वो आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला पार्ट। अब आए हैं हम अबाइड बाय एंड जेलस ऑफ। बहुत ही सिंपल, अबाइड बाय का मतलब किसी चीज को फॉलो करना, कहते हैं ना आज्ञा का पालन करना। तो अबाइड बाय द रूल्स, अबाइड बाय दैट वी शुड अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स। जेलस ऑफ, किसी से जलन होना, ओके। जेलस के साथ ऑफ ही आता है। अमेज्ड एट, ईगर फॉर। अमेज्ड एट का एट यूज करते हैं, जैसे सरप्राइज एट, शॉक्ड एट, ठीक है। तो अम्यूज्ड एट, अम्यूज्ड के साथ भी एट ही आता है। सो हियर अगेन एट यूज होगा इसके साथ। ईगर फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगर के साथ क्या आता है, फॉर। आई एम कीन टू नो दिस। अब देखो कीन और ईगर का मतलब सेम है, उत्सुक, बट कीन के साथ टू और ईगर के साथ फॉर। तो ये फ्रेज आपको यूज, ये जो है ये याद रखना, ये कॉमनली आस्क्ड है और काफ़ी मैं आपके साथ कर चुकी हूँ। अभी मैंने और आपको एडिशनल बताए हैं, प्रैक्टिस करते रहिए इनको। आइए देखते हैं इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ये 2018 का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, polling was held amid tight security arrangements in 29 municipal councils and panchayat over the state. अब ये इंडिविजुअल preposition की एरर है। क्यों मैं कह रही हूँ इंडिविजुअल preposition, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्रेज नहीं है। ओवर दिस कहते हैं कि एक जो लोकल स्पोक्स पर्सन है या एक जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उनके थ्रू हमें पता चला है कि जो पोलिंग, जो वोटिंग हुई थी वो बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के चलते हुई। और कहाँ पर अरेंजमेंट से, 29 म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड पंचायत ओवर द स्टेट, मतलब पूरे स्टेट में। तो अगर मैं स्टेट को कवर कर रही हूँ पूरे, तो क्या मैं ओवर द स्टेट बोलूँगी? जी नहीं। जब भी अगर मैं ग्लोब की भी बात करती हूँ तो मैं क्या कहती हूँ, अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि मैं एक छोर से दूसरे छोर तक बात कर रही हूँ, या एक पॉइंट से वापस घूम के आ जाइए उसी पॉइंट पर, मैं वो बात कर रही हूँ। ऑल अक्रॉस, यहाँ से वहाँ तक पूरा स्टेट को कवर किया है। ओवर तब यूज करते हो जब कोई चीज़ किसी को वर्चुअली कवर करती है, ओके। यहाँ पर मैं कवरेज की बात नहीं कर रही हूँ। सो हियर इट विल बी ऑल अक्रॉस द स्टेट, ओके।
behind का मतलब पीछे, besides का मतलब additional, तो ये इनका मीनिंग के अनुसार कोई यूसेज नहीं है, सही आंसर है अक्रॉस द स्टेट। आगे बढ़ते हैं, ये एक और क्वेश्चन जो CGL 2018 का है हमारे पास, रीड करते हैं। देखिए, इलेक्शन वॉज एन ओपिनियन माइनस डेमोक्रेसी in which the innocent and helpless people were pitted among the government's muscle power state machinery. People were pitted among, अगर आपको pitted का मतलब नहीं पता तो फिर छोड़ दीजिए, ये सेंटेंस आपको नहीं समझ आएगा। वैसे भी जो सेंटेंस आप समझ रहे हैं, इलेक्शन वॉज एन ओपिनियन माइनस डेमोक्रेसी इन विच द इनोसेंट एंड हेल्पलेस पीपल वर पिटेड, जैसे ही मैं यहाँ आई कि इनोसेंट एंड हेल्पलेस पीपल को पिट कर दिया गवर्नमेंट की मसल पावर के अगेंस्ट, का मतलब क्या है, गवर्नमेंट की मसल पावर के अगेंस्ट उनको कॉन्फ्लिक्ट में खड़ा कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट समवन। टू सेट इन अ कॉन्फ्लिक्ट वो होता है पिट, पिट वर्ब के तरह इसका मतलब होता है किसी को एक जंग में खड़ा कर देना किसी के अगेंस्ट, या एक कॉन्फ्लिक्ट में खड़ा कर देना किसी के अगेंस्ट, दैट इज पिट। तो पिटेड अमंग नहीं होता है कभी, पिटेड अगेंस्ट होता है, पिट अगेंस्ट किसी के खिलाफ ना, सो दैट विल बी अगेंस्ट। डू वी हैव पीपल वर पिटेड अगेंस्ट, वी हैव दिस पीपल। देखो वर्ब तो करेक्ट है क्योंकि सेंटेंस तो पास्ट में ही और पीपल प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ गया वर्ब, तो पीपल वर पिटेड अगेंस्ट चाहिए, दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो हमारा आंसर है पीपल वर पिटेड अगेंस्ट। अब याद रखो, पिट जो होता है वो नाउन के तौर पर तो एक गड्ढा होता है कि भाई जो जमीन में गड्ढा है हम उसको भी पिट कहते हैं, राइट, गार्बेज पिट होता है। पिट वर्ब की तरह टू सेट इन अ कॉन्फ्लिक्ट, किसी को किसी के साथ एक जंग में डाल देना या एक लड़ाई में ऐड कर देना। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पीपल वर पिटेड अगेंस्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ अगर आपको पिट का मतलब नहीं पता तो आप फिर वही करेंगे, तुक्का लगाएंगे, तो वो मत कीजिए। अगर नहीं समझ आता है आंसर तो अपनी जितने भी आंसर्स आप करते हैं वो 100% श्योरिटी के साथ कोशिश कीजिए करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये भी CGL 2018 का क्वेश्चन है। When there is no doubt, no bubble on our mind on planning for tomorrow and no inquiry about the present, that moment is blissful। भाई जब हमारे दिमाग में कोई डाउट नहीं होता, कोई कंफ्यूजन नहीं होती, तो हमारा दिमाग एकदम शांत होता है और हम बहुत खुश होते हैं, ब्लिसफुल होते हैं। ब्लिसफुल का मतलब क्या हुआ, बहुत हैप्पी होते हैं, राइट। तो ऑन आवर माइंड, ऑन प्लानिंग, अब पता है प्लानिंग के बारे में दिमाग में है ना, तो अगर प्लानिंग के बारे में तो ऑन प्लानिंग नहीं, या तो होगा फॉर या फिर होगा अबाउट। ओके ना, अगर मैं कहती हूँ ऑन आवर माइंड, जी नहीं मन में होता है तो इन आवर माइंड, तो क्या होगा इन आवर माइंड अबाउट प्लानिंग या इन आवर माइंड फॉर प्लानिंग। सो इन आवर माइंड यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है इन आवर माइंड अबाउट प्लानिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। जब आप सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, भाई आपने एक बार में डिकोड करा उसको, उसका मीनिंग, अब उसके मीनिंग के अनुसार चेक कीजिए कि आपका आंसर वहां तक है कि नहीं है। नहीं है तो भाई एरर डालिए और देखिए आपके अनुसार क्या होना चाहिए और वो ऑप्शन से मैच कराइए। ऑप्शंस के होने का ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है आपके लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है और ये CGL 2019 का क्वेश्चन है। अब देखिए दोनों पैटर्न में डिफरेंस देखिए। पहले ब्रैकेटेड आता था और 1 2 3 4 आता था, अब अंडरलाइंड आता है और ABCD आता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। भाई अंडरलाइन कर दिया, पहले ब्रैकेट करते थे तो फ्रेज तो दे ही रहे हैं ना, और ऑप्शन में 1 2 3 और ABCD से क्या फर्क पड़ता है, दैट्स नॉट रॉन्ग। सो CGL 2019 का क्वेश्चन है, the soldiers carried around the orders of their commander without question। भाई सोल्जर्स ने ऑर्डर्स फॉलो किए अपने कमांडर के बिना एक भी सवाल पूछे।
ऑर्डर्स फॉलो करना, कैरी अराउंड। देखो भाई, अब या तो आपको पता हो कि कैरी के साथ हम अराउंड यूज करते हैं या नहीं करते हैं, और यदि करते हैं तो मीनिंग क्या होता है, कैरी अवे का मतलब क्या है, कैरी का मतलब क्या है। पहली चीज तो कैरी अराउंड का मतलब होता है कि आप कोई चीज लेके इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। अब ये मीनिंग ऑर्डर के साथ तो नहीं है। मैं क्या और मीनिंग देना चाहती हूँ कि उन्होंने ऑर्डर्स फॉलो किए। तो कोई काम अगर करा जाता है तो वो होता है कैरी आउट। आई कैरिड आउट अ सेशन for you people, right? So it will be carried out. Okay, carry away, carry around, that's wrong. The correct answer is carried out. So they carried out the orders, they carried out the instructions, they carried out the rules laid, the policy laid, or the instructions given. तो कैरी आउट किसी चीज़ को अगर आप रिगरसली या फॉलो करते हैं या उसको आप मानते हैं तो। Okay, now moving ahead. Alright, now we have another concept. हमने दो कॉन्सेप्ट्स किए, एक as का, एक prepositions और prepositional phrases का। अब बात करते हैं हम मॉडल वर्ब्स की। देखिए, मॉडल वर्ब्स भाई कुछ नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं और नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, जिनमें आता है मस्ट, शैल, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। मैं इसलिए भी इतना एम्फसाइज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ये आपको एरर स्पॉटिंग में बता चुकी हूँ, बट मुझे यहाँ पर आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के तरीके से समझाना है, इसलिए मैं इसको वापस से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इस कॉन्सेप्ट को। ओके, मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। इनमें ये सारे हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं, चाहे वो मे हो, माइट हो, शैल, शुड, वुड, कुड, इन सब को हम कहते हैं। यहाँ पर ought to मिसिंग है, ought to भी हमारा मॉडल वर्ब होता है। ओके, देखिए, the error asked in based questions asked in exam are on the usage in according to the context of these model verbs। भाई जिस तरह से सेंटेंस को जिस मॉडल वर्ब का इस्तेमाल होना है, जैसे मे के जगह कैन आ गया या कैन के जगह विल आ गया, तो वो यूसेज पर, कॉन्टेक्स्ट पर, सेंटेंस के मीनिंग पर निर्भर करता है। देखिएगा, द फैशन हाउस वर नॉट प्रोवाइड द डिजाइन्स इन टाइम। वर नॉट प्रोवाइड, फैशन हाउस अपने डिजाइन समय पर नहीं दे पाया, नहीं देता। वर नॉट प्रोवाइड तो फिर प्रोवाइडेड, सेंटेंस स्ट्रक्चर तो गलत है। नहीं दे पाया का मतलब होगा द फैशन हाउस कुड नॉट प्रोवाइड द डिजाइन्स इन टाइम। कुड नॉट मतलब हम कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, भाई वो ऐसा नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, तो वर के जगह यहाँ आना चाहिए कुड। तो मेरा मतलब यही था कि यूसेज पर बेस्ड सेंटेंस में एरर हो सकती है और आपको अंडरलाइन करके दिया जाएगा, आपको उसको करेक्ट करना होगा। ओके, आइए देखते हैं इस पर एक और पॉइंट। मॉडल वर्ब्स के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, बहुत बहुत अनिवार्य है इसको समझना। भाई कैन हो, कुड हो, वुड हो, विल हो, कुछ भी हो, आपको तो फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है वर्ब की, दैट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, there is nothing else to do. You always have to make use of first form of a verb here in anywhere, wherever you see modal verbs you have to use first form. अब थर्ड फॉर्म कहते हैं, बहुत से लोग की थर्ड फॉर्म आती है, बिल्कुल आती है। देखो, अगर आप कहते हो they will make a painting, कौन काम कर रहा है? जो डूअर है वो आगे है, जो काम कर रहा है, तो विल मेक फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं पैसिव बनाती हूँ, भाई पैसिव का तो मतलब ही है थर्ड फॉर्म, पैसिव में तो थर्ड फॉर्म ही आएगा। लेकिन देखिए, अ पेंटिंग विल बी मेड बाय देम। बाय देम नहीं भी लिखूं तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। विल बी मेड ये थर्ड फॉर्म हो गया, बट ये बी तो फर्स्ट फॉर्म ही है ना, विल के लिए तो बी है, पर पैसिव में थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए मेड यूज कर रहे हैं। ओके, तो इस बात को याद रखिए, आता तो फर्स्ट फॉर्म ही है हाँ, बट
अगर आप पैसिव में जाएंगे तो ये चेंज होकर थर्ड फॉर्म हो जाता है, बट मॉडल वर्ब को सेटिस्फाई करने के लिए हम बी यूज़ करते हैं जो कि फर्स्ट फॉर्म होती है। ओके, चलिए मैं स्क्रीन को वाइप ऑफ करती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो मैं कह रही थी आपसे कि मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वर्ब की। ओके, देखिए एग्जाम्पल, I should not treat him this way. Should not treat. Treat क्या है? फर्स्ट फॉर्म। चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मॉडल वर्ब है तो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है एक्टिव स्ट्रक्चर में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। The actor will surely come up. देखो come फर्स्ट फॉर्म है with a way to help the needy. The actor will surely come up with a way to help the needy. So यहाँ पर भी हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की है वर्ब की। ना आपने देखा कि मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, और मैंने आपको जो मॉडल की प्रॉपर्टी यहाँ पर बताई कि उनके यूसेज पर, सेंटेंस में यूसेज पर भी डिपेंड करता है, वो सही गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिएगा इस पर बेस्ड जो एरर्स आपको एग्जाम में आते हैं वो देखते हैं। ये CGL 2019 का क्वेश्चन है। भानु promised that he would have come today, but he hasn't arrived yet. Bhanu promised that he would have come today, but he hasn't arrived yet. अब तक नहीं आए, कहते but he hasn't arrived। तो यहाँ would have come क्यों यूज कर रही हूँ मैं? क्या मैं यहाँ पर क्या मैंने पास परफेक्ट यूज किया जो मैं यहाँ पर इसको इस्तेमाल करूँ? और would have come की जरूरत ही क्यों है जब मैं अपना सेंटेंस पास्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ, या मैं अपना सेंटेंस बताना चाह रही हूँ कि ऐसा अब होना चाहिए था। उसने कहा था कि वो आएगा, मैं फ्यूचर की फ्यूचर पॉसिबिलिटी बात कर रही हूँ, और ये मुझे कहाँ ले जा रहा है? पास्ट में। मैं कह रही हूँ भानु ने कहा था कि वो आएगा, पर वो अब तक नहीं आया। तो एक्शन तो पास्ट में नहीं गया, एक्शन प्रेजेंट में ही है। तो अगर मुझे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में बतानी है तो मैं क्या यूज करती हूँ? भानु सेड दैट ही वुड कम टुडे। सेड दैट ही वुड कम टुडे, संभव है कि वो आ जाएगा, पर वो नहीं आया अब तक। सो वुड कम, और देखिए वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म। विल केम गलत है, वुड हैव केम तो ऑब्वियसली गलत है, और ये भी गलत है। तो वही सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट तो कर नहीं सकते, आंसर होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर यूजुअली, देखो मैंने आपको कंडीशनल में भी बताया था, मैंने आपके साथ कंडीशनल्स किए थे, रिमेंबर आई टॉट यू कंडीशनल्स। और कंडीशनल में भी मैंने आपसे सेम बात कही थी कि अगर आप खुद कंफ्यूज होंगे इस बात को लेके बार बार कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की जो संभावना है कि वो प्रेजेंट की है कि पास्ट की, तो मैंने आपको टेबल दी थी कि ये फ्यूचर से रिलेटेड है, ये पास्ट से, या ये फॉरएवर की, तो वो आपको टेबल नोट करनी होगी। कंडीशनल में मैंने आपको बताया था एरर स्पॉटिंग के सेशन 3 में। अब सॉरी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के सेशन 2 में मैंने आपको बताया था, 2 या 1 में से किसी एक में है, आप जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा तो ये वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आना है, नंबर 1, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। और दूसरी चीज़, मैं फ्यूचर पॉसिबिलिटी बात कर रही हूँ, पास्ट की नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, ये भी CGL 2019 का क्वेश्चन है। द पेशेंट वेटेड इन ड्रेड फॉर द ट्रॉली, इट वुड टेकन हिम टू द ऑपरेशन थिएटर। बहुत सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। इट वुड टेकन, वुड के बाद क्या मैं थर्ड फॉर्म यूज कर सकती हूँ? जी नहीं, अभी कहा फर्स्ट फॉर्म, टेक आएगा टेकन की जगह। आंख बंद करके इट वुड टेक, ऑप्शन ए पर आंसर लगा दीजिए। अभी मैंने डिस्कस किया, इतनी बारी मैंने बोल दिया कि मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, राइट? सो यू वोंट हैव टू टेक एनीथिंग एल्स बट टेक। Take, that is it would take, alright? So that will be the correct answer here. देखते हैं एक और क्वेश्चन है हमारे पास। Yes, Ravi can't come to the meeting as he was not well. 2019 का क्वेश्चन, रवि can't come। अब देखो आप तो नो इम्प्रूवमेंट पे लगा दो आंसर, है ना, क्योंकि कैन के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है,
करेक्ट है भाई। अब एक पॉइंट और ध्यान से देख लीजिए, वैसे तो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है और ये इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये करेक्ट है, लेकिन सेंटेंस पास्ट में है। रवि कांट कम टू द मीटिंग एज ही वॉज नॉट वेल, तो प्रेजेंट मॉडल नहीं आएगा, पास्ट मॉडल आएगा, कुडंट कम। रवि कुडंट कम टू द मीटिंग एज ही वॉज नॉट वेल, तो यहां पर कैन के जगह हमें यूज करना है कुड। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, ना कि ऑप्शन जो कि दिया है, क्या नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर गलती है। अब देखो अभी क्या होता कि हम बहुत चांसेस थे इस क्वेश्चन में कि नो इम्प्रूवमेंट लगा के हम आगे बढ़ जाते, बिल्कुल हो सकता था, बट यहाँ अगर आपने सेंटेंस ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप गलत कर जाएंगे, क्योंकि कांट कम वो पढ़ने में एकदम अप्रोप्रिएट है, वो गलत नहीं है। और जब आप रीड कर रहे हो अगर वो आपको अप्रोप्रिएट लगता है तो काफ़ी बार ऐसा होता है हम पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, बट आपने जैसे ही सेंटेंस पढ़ा आपने देखा आगे पास्ट का वर्ब है, तो आपको यहाँ भी पास्ट मॉडल वर्ब यूज करनी होगी। ऑलराइट, सो इट विल बी couldn't come instead of can't come। आइए देखते हैं आगे, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। Roshan couldn't arrived at the seminar hall on time because he met with a minor accident on his way। आंख बंद करके मुझे आंसर बता दीजिए भाई, couldn't arrive, क्योंकि could दिया है भाई, फर्स्ट फॉर्म चाहिए। couldn't arrive, आंसर इज ऑप्शन ए। सब कुछ भूल जाइए, बस आंसर लगा दीजिए ऑप्शन ए, क्योंकि हमें कैन कुड इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए बिकॉज दीज आर मॉडल वर्ब्स। तो ये एक बेसिक एरर जो कि इवन अगर मैं कहूँ आपको क्लियरली तो ये क्लोज में भी आती है। तो क्लोज पैसेजेस में भी आपको जो ऑप्शंस आते हैं ग्रामर बेस्ड जो फिलर्स होते हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चंस आती हैं जहाँ पर मॉडल वर्ब्स पर बेस्ड आपको एरर आती है। तो मॉडल वर्ब्स के साथ प्लीज याद रखिए, नंबर 1 उनका यूसेज याद रखिए, नंबर 2 आपको ये याद रखना होगा कि उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। पैसिव स्ट्रक्चर है तो डेफिनेटली थर्ड फॉर्म आएगा, पैसिव का मतलब ही थर्ड फॉर्म है, तो आप उसको तो आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, पैसिव मीन्स थर्ड फॉर्म, पर उस केस में आपको सेंटेंस का पैसिव स्ट्रक्चर को पता होना चाहिए कि सेंटेंस पैसिव स्ट्रक्चर में है एक्चुअली, दैट ऑल्सो मैटर्स, दैट ऑल्सो मेक्स मच ऑफ डिफरेंस। ओके, चलिए आगे क्या हमारे पास और क्वेश्चन है? जी नहीं। तो यहाँ पर हम आज एंड करते हैं, समाप्त करते हैं आज का सेशन। अब इस पॉइंट पर आने के बाद देखिए मैंने आपको एरर स्पॉटिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स करा दिए हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सारे कॉन्सेप्ट, टोटल 7 सेशंस हम आपके साथ अब तक कर चुके हैं और एक इंट्रोडक्शन सेशन किया था जहाँ पर मैंने आपको सारी के सारे पॉइंट्स बताए थे कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल क्या होती है, एग्जाम में क्या क्या आता है, 200 क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे आप उन्हें कर सकते हैं, वो हम आपको अब बताते चल रहे हैं। सो देयर इज नो डाउट दैट आई एम हेल्पिंग यू आउट इन एवरी पॉसिबल वे। हियर एट पेंडुलम EDU एंश्योर दैट कि आप क्रैक कर पाए एग्जाम इजीली। आपको समझ आना चाहिए जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हो या सेंटेंस पढ़ते हो कि हाँ जी ये इस तरह से करना है और इसका आंसर ये होगा, और बिल्कुल 100% आप श्योरिटी के साथ आंसर करके आए। सो आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट to hit the like button to the video as I always say. Thank you so much. I will see you in the next session. Do not forget to practice and practice. Next session में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फिलर बेस्ड क्वेश्चंस और फिलर्स के कॉन्सेप्ट्स और टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप कैसे कर सकते हैं, क्या नया टाइप का कोई फिलर है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। So just wait and watch. Let's have a new session the next day. Thank you so much. I will see you soon.